Everyone, in this video we are going to discuss about the air pollutants. So air pollutants क्या होता है? कोई भी जो सब्सटेंस है एयर के अंदर जो कि एयर को पोल्यूट कर रहा है उसे हम एयर पोल्यूटेंट बोलते हैं एंड दैट कैन कॉज हार्म टू द ह्यूमंस एंड टू द एनवायरनमेंट. सो एयर पोल्यूटेंट्स आपके सॉलिड पार्टिकल्स हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है. सो एयर पोल्यूटेंट्स को हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स. प्राइमरी पोल्यूटेंट्स का मतलब है जो डायरेक्टली एमिट होते हैं किसी प्रोसेस से, जैसे कि ऐश. जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो वहाँ से ऐश आ रही है. फैक्ट्रीज़ में से केमिकल जो फैक्ट्रीज़ होती है, जो इंडस्ट्रीज़ होती है, वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड डायरेक्टली जो है एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा है, तो दैट इज़ प्राइमरी पोल्यूटेंट. सेकेंडरी क्या है कि वो डायरेक्टली एमिट नहीं हो रहा है, इट इज़ नॉट एमिटेड डायरेक्टली, रैदर दे फॉर्म इन द एयर व्हेन द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स रिएक्ट. सो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है सल्फ़र ऑक्साइड्स. सबसे पहली जो कैटेगरी है दैट इज़ द सल्फ़र ऑक्साइड्स. सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो सकता है? वॉल्केनिक इरप्शन से आ सकता है, वेरियस जो इंडस्ट्री होती है वहाँ से आ सकता है सल्फ़र डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर. ऑल्सो जब कोल का कंबशन होता है, पेट्रोलियम का कंबशन होता है, वहाँ से भी सल्फ़र ऑक्साइड्स आ सकती है. फर्दर oxidation of sulfur dioxide in the presence of a catalyst such as NO2 forms the H2SO4, thus the acid rain. ऑल्सो जो सल्फ़र ऑक्साइड्स होती है वो क्या कर सकती है? एसिड रेन कॉज कर सकती है, क्योंकि जैसे ये सल्फ़र डाइऑक्साइड है, ये क्या करती है? वाटर वेपर के साथ में रिएक्ट करेगी एंड इट विल फॉर्म H2SO4 विच इज़ द सल्फ्यूरिक एसिड, एंड रेन वाटर के साथ में ये नीचे आ जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं. सो एसिड रेन हमने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ लिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं. सो द सेकेंड इज़ द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. अब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कहाँ से एमिट होती है? फ्रॉम द हाई टेम्परेचर कंबशन एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोकेमिकल स्मोक, एसिड रेन एट्सेट्रा. देन वी हैव द कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस होती है, ओडरलेस होती है, नॉन इरिटेटिंग होती है, लेकिन बहुत पॉइजनस गैस होती है. इट इज़ अ प्रोडक्ट बाय इनकम्प्लीट कंबशन. जब हम इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं, कोयले का इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तो तब क्या निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होती है. नेक्स्ट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कोल है. देखो कोल का कंबशन से क्या होगा? CO2 प्रोड्यूस होती है, लेकिन अगर इनकम्प्लीट कंबशन है, देखो अगर कंप्लीट कंबशन है कोयले का तो CO2 रिलीज़ होगी, लेकिन अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है. सो अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये ग्रीन हाउस गैस है जो कि कहाँ से आ रही है? कंबशन ऑफ दी फॉसिल फ्यूल से आ रही है. बट ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी, जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स को CO2 चाहिए फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. अगर CO2 बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी. इट विल कंट्रीब्यूट इन द ग्लोबल वार्मिंग. सो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर भी हमने डिटेल लेक्चर ले लिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो नेक्स्ट इज़ द वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. Volatile organic compounds, they are methane or non-methane compounds. Methane contributes to the global warming and non-methane compounds may cause leukemia. Then next category is the particulate matter. Particulate matter जो होते हैं छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के या लिक्विड सस्पेंडेड इन अ गैस, मतलब जो आपके हवा में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, दैट इज़ द पार्टिकुलेट मैटर. अब वो अगर इनहेल कर लिए जाएँ तो उनसे लंग कैंसर हो सकता है. अदर जो लंग से रिलेटेड डिजीज़ेज़ हैं, हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ेज़ हैं, वो हो सकती हैं. सो पार्टिकुलेट मैटर का जैसे डस्ट है, डस्ट इज़ अ पार्टिकुलेट मैटर जो कि जनरेट होता है फ्रॉम डिफरेंट एरियाज़. जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, वहाँ से बहुत ज़्यादा डस्ट आती है. सो जो व्हीकल्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट को ब्लो करते हैं.
Next we have the toxic metals. Toxic metals like the cadmium, copper, lead. नेक्स्ट इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ये भी एयर पोल्यूटेंट हैं. ये ओजोन लेयर डिप्लीशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं. ओजोन लेयर डिप्लीशन का मतलब होता है कि जो ओजोन लेयर है हमारे अपर एटमॉस्फेयर में उसकी थिनिंग होती जा रही है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे रेफ्रिजरेटर्स हम यूज़ करते हैं, एसी यूज़ करते हैं, वहाँ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज़ होते हैं. एंड ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में जाते हैं एंड तब रिलीज़ होता है क्लोरीन या ब्रोमीन आयन्स. जैसे अगर ब्रोमोकार्बन्स है तो वो ब्रोमीन आयन्स को रिलीज़ करेंगे, ये वाले जो हैं क्लोरीन आयन्स को रिलीज़ करेंगे. अब ये जो क्लोरीन एटम्स हैं वो एटमॉस्फेयर में जाएंगे और वो ओजोन के साथ में रिएक्ट करेंगे और उसको क्या कर देंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे ओजोन के मॉलिक्यूल्स को. ऐसा माना जाता है कि एक जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है ना वो 1 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर सकता है. सो दे बेसिकली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है वो ओजोन डिप्लीशन करा सकते हैं. देन वी हैव अमोनिया. अमोनिया जो है दैट इज़ इमिटेड फ्रॉम दी एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस और इसकी बहुत ज़्यादा पंजेंट स्मेल होती है. अब जो गार्बेज है, सीवेज है और जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं वहाँ से भी क्या होता है? ओडर्स आते हैं, बहुत गंदी स्मेल आती है. जैसे गार्बेज इन द सेंस कि जब हम कूड़े कचरे को ओपन डंपिंग करते हैं तो ओपन डंपिंग जब हम करते हैं ना तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा गैसेस जो है एयर में रिलीज़ होती है. नेक्स्ट इज़ द रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स, जो कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जब होता है या वॉर एक्सप्लोजिव जब होते हैं या जो नेचुरल प्रोसेसेस जैसे कि रेडियो एक्टिव डिके, तो उस टाइम पर रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स जो है वो हवा के अंदर जाते हैं. या फिर आप कह सकते हैं कि जब टेस्टिंग होती है एटॉमिक वेपन्स की तो उस दौरान बहुत सारी आयनाइजिंग रेडिएशंस जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा रेज जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और वो एटमॉस्फेयर में जा कर के एयर पोल्यूशन करती हैं. नेक्स्ट हमारी कैटेगरी थी सेकेंडरी पोल्यूटेंट. सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में हमारे पास सबसे पहला है पार्टिकुलेट मैटर. Now this particulate matter is suspended particulate matter which is formed from the gaseous primary pollutants and compounds in the photochemical smoke. Classic smoke result from large amount of coal burning in an area caused by mixture of smoke and sulfur dioxide. Next is the ground level ozone which is formed by nitrogen oxides and volatile organic compounds. ओजोन जो है वो ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होती है. फोटोकेमिकल एंड केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इट ड्राइव मैनी केमिकल प्रोसेसेस दैट अकर इन द एटमॉस्फेयर बाय डे एंड बाय नाइट एंड एट एबनॉर्मली इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ब्रॉट अबाउट बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़. तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि कोल बर्निंग, ऑटोमोबाइल में से रिलीज़ हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ में से रिलीज़ हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? एयर पोल्यूटेंट्स जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं. पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट similarly formed from the nitrogen oxides and the volatile organic compounds. ये dangerous air pollutant है और मोस्टली ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है. सो यहाँ पे देखिए कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिससे कौन सा पोल्यूटेंट जो है जनरेट हो रहा है. कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कहाँ से जनरेट हो सकती है? मोटर व्हीकल एग्जॉस्ट से, केरोसिन, पावर प्लांट्स विद इंटरनल कंबशन इंजन्स और वुड और बायोमास बर्निंग एंड स्टोव्स ऑल्सो. देन सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, ब्रिक kilns, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर, smelting of sulfur containing ores. Nitrogen dioxide sources are motor vehicles, power plants, other industrial, commercial and residential sources that burn fuel. Then ozone, vehicles exhaust, certain other fumes formed from other air pollutants in the presence of sunlight. Then lead comes from the metal refineries, lead smelters, battery manufacturers, iron and steel producers. Particulate matter
is due to the diesel engines, motor vehicles, power plants, brick kilns, then industries, wind blown and road dust, wood, biomass stoves, ओपन बर्निंग. तो ओपन बर्निंग से जो भट्टी होती है जहाँ पे ईंटें बनती हैं वहाँ से बहुत सारा धुआं निकलता है, तो उसमें पार्टिकुलेट मैटर भी होता है. बाकी आपकी इंडस्ट्रीज़ में से हो गया. अब यहाँ पे देखिए, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स का मतलब होता है जो डायरेक्टली एमिट हो रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़ में से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन से कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में जा रहा है. देन फायर जल रही है, यहाँ पे लकड़ियाँ जलाई जा रही हैं, तो वहाँ से जो है पोल्यूटेंट्स जो है एयर में जा रहे हैं. ऑटोमोबाइल से जो एग्जॉस्ट है उसमें CO2 और NO2 जो है वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है. डायरेक्टली जो एमिट होते हैं पोल्यूटेंट्स उनको प्राइमरी पोल्यूटेंट्स बोलते हैं. अब ये जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं उनका केमिकल रिएक्शन होता है, वो किसी और के साथ में रिएक्ट करते हैं एंड वो बना लेते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स. क्या बना लेते हैं? सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स. जैसे यहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड है, वो वाटर के साथ में, वाटर वेपर्स के साथ में रिएक्ट करेगी टू फॉर्म दी सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि एसिड रेन की फॉर्म में नीचे आ जाएगा. तो अगर हम बेसिक डिफरेंस देखें प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट के बीच में, तो जो पोल्यूटेंट्स डायरेक्टली एमिट होते हैं एटमॉस्फेयर में उसे हम प्राइमरी पोल्यूटेंट बोलते हैं, और जो इनडायरेक्टली हो रहे हैं, मतलब जो प्राइमरी पोल्यूटेंट रिएक्शन से हो रहे हैं, उसको हम इनडायरेक्ट बोलेंगे. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्राइमरी पोल्यूटेंट का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट हो सकता है, लेकिन जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं उनका मोस्टली डायरेक्ट इफेक्ट होता है. स्टेबिलिटी क्या है? प्राइमरी पोल्यूटेंट अनस्टेबल होते हैं और सेकेंडरी पोल्यूटेंट स्टेबल होते हैं, ज़्यादा देर तक जो है उनकी अफेक्ट रहता है. अब जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं उनका जो डायरेक्ट टारगेट है दैट इज़ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स का डायरेक्ट टारगेट है इकोलॉजिकल सिस्टम. हाउ टू रिड्यूस देम? अगर हम एंथ्रोपोजेनिक यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो एमिशंस हो रहे हैं उनको हम कम कर दें, तो उससे हम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के लेवल को कम कर सकते हैं. सेकेंडरी पोल्यूटेंट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिड्यूस. एग्जाम्पल्स हो जाएंगे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में कार्बन मोनोऑक्साइड, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स, हैवी मेटल्स, पार्टिकुलेट मैटर. सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के अंदर ओजोन, देन वी हैव PAN, which is the peroxyacetyl nitrate, etc. So that's all for today. If you like the video, do share it with your friends and subscribe to the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.